हेलो। तो यहाँ पर बाबू हम लोग सीखने जाएंगे मेरे रसूले, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे और खूब मज़े से देखते हैं क्या है ये। जैसे पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में आप लोग को हम क्या पढ़ाए थे? आपको पढ़ाए थे पूरे प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में? प्रतिबिंब। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित पद। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित पद, इसको बोलेंगे रिलेटेड टर्म ऑफ बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिलेटेड टर्म बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश से के परावर्तन से संबंधित का पद। तो देखिए क्या क्या पद है, जिसमें बहुत सारा पद है। एक है आपका आपतित किरण, आपतित किरण। दूसरा है आपका आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और तीसरा है परावर्तित किरण। चौथा है आपतन गुण। चौथा है अभिलंब, अभिलंब। मान लीजिए पांचवा है आपतन कोण। पांचवा क्या है बचवा? आपतन कोण है मेरे बाबू। और 6 नंबर चलो यहीं लिख देते हैं, परावर्तन कोण। ये बात, तो ये आपका मिल गया प्रकाश के परावर्तन से संबंधित पद। आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण। इंसिडेंट रे, इंसिडेंस ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, इसको नॉर्मल बोलते हैं। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए हिंदी मीडियम से अगर आप है तो हिंदी मीडियम में आपको लिख दिए, ऐसे इसका इंग्लिश भी लिख देंगे। कमेंट करके बताइएगा कि सर हमको दिक्कत हो रहा, तो इसके समझते हैं। जिसमें ये देखिए कोई सरफेस है, मान लीजिए सतह है, या कोई दर्पण है, ये भी मान सकते हैं सतह है। मान लीजिए ये क्या है? सतह। और इस सतह पर मान लीजिए ये प्रकाश की किरण आ रही है बाबू, तो ये आ रही है तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। याद कर लीजिएगा, किसी सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। और ये किरण जहाँ टकरा रही है इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो परिभाषा आएगा आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो आपतित किरण सतह के जिस भी, क्योंकि ये क्या है? सतह है, बोले ना कि ये वाला लाइन क्या है? सतह है, एक सरफेस है। तो आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदुआ को कहते हैं आपतन बिंदु। और टकरा के लिए ससुरा लौट जाती है तो लौटने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो ये आप याद करेंगे कि आपतित किरण जब टकरा कर लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और इस आपतन बिंदु पर हम 90 डिग्री पर ऐसे मतलब लंब खींचते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? मतलब इसको अभिलंब बोलेंगे। समझ लीजिए, यहाँ संकेत दे देते हैं। इसका मतलब समझिए नॉर्मल होता है, अभिलंब को एन से सूचित करते हैं। तो ये बाबू अभिलंब है। ये नहीं, हिंदी में नहीं लिखे तो समझ लीजिएगा, ये अभिलंब है। तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? आपतित किरण। देखिए आने वाली किरण को आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु। और क्या है कि आपतित किरण टकरा कर जब लौट जाती है तो उसे परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब, क्योंकि ये 90 डिग्री पर देखिए ऐसे खींचा गया है, तो खींचे गए लंब को आपतन कोण। तो ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण का मतलब होता है, इसका सिंबल आई होता है और इसका आर होता है।
तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। अब परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण, ये जैसे परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, इसके बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इसको आर ले सूचित करते हैं। तो बताइए पूरा का पूरा बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आने वाली किरण को आपतित, जहाँ टकराती है आपतन बिंदु, टकरा कर जब लौट जाई तो परावर्तित, मैंने हित न तो अलन तो आपतित, खा के गोइलन तो परावर्तित, और उस बिंदु पर जब लंब डाले हैं तो अभिलंब, आपतित और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन, परावर्तित और अभिलंब के परावर्तन। देखिए परावर्तन है तो परावर्तित, आपतन कोण है तो आपतित, ये बात होगा। अभिलंब दोनों ओर शामिल है, दोनों ओर झगड़ा करा रहा, ये बात है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और उसको देखते हैं। एक बात बाबू इसको नोट में याद कर लीजिएगा। जैसे ये कोई सतह है, मान लीजिए इस सतह पर जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है, लंबवत, तो बिना मुड़े इसी पथ पर लौट जाती है। अगर लंबवत पड़ती है तो कहाँ से जाती है? बिना मुड़े। अगर ये 90 डिग्री पर पड़ेगी तो बिना मुड़ेगी नहीं, फिर उसी पर लौट जाएगी। तो आ जाएगा जब प्रकाश किरण लंबवत पड़ती है तो कहाँ से होकर जाती है? उसी पथ पर लौट जाती है जिस पथ पर आती है। चलिए इसके बाद में आगे हम लोग बढ़ते हैं। और देखते हैं प्रकाश के, ये वीवीआई टॉपिक है, इसको जरूर याद करिएगा। प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो देख लीजिए बाबू, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है, आ जाएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो याद कर लीजिएगा 2 नियम है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम है? तो 2 नियम है। पहला नियम है कि ये तीनों कौन कौन? आपतित, परावर्तित, आपतन बिंदु और ये अभिलंब, आपतित, परावर्तित और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। देख रहे हैं तीनों ऊपर है। तो पहला नियम होगा आपतित, परावर्तित और अभिलंब तीनों का होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी I बराबर R होता है। तो बताइए याद हो गया। प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम है? 2। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ऊपरे होते हैं, पहला नियम है। और दूसरा I बराबर R होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। मस्ट वीवीआई नियम है, इसको सुनकर आप लिख कर याद कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण जो था उसके बारे में। स्पेशल क्लास इसका चलेगा, गोलीय दर्पण के प्रकार। अब देखिए गोलीय दर्पण, जैसे ये क्या है बताइए? गोलीय दर्पण है बाबू। कौन सा दर्पण है? ये गोलीय दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? ये गोलीय दर्पण पूरा है। इस गोलीय दर्पण को अगर हम बीचों बीच काट देते हैं, ऐसे काट देते हैं बीचों बीच, तो ये 2 दर्पण मिलता है। इस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। और इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। तो आप बताइए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इसका सतह ये जो नहीं रंगे उसको परावर्तक सतह बोलते हैं, बताए थे ना। और जो रंगे है उसको रजतित सतह। तो इसका सतह उभरा हुआ है तो उत्तल, और जो धासा हुआ है परावर्तक सतह अंदर की ओर ऐसे कुबड़ा टाइप के है तो वो अवतल। तो आप लोग बताइए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक उत्तल दर्पण और दूसरा क्या होते? अवतल दर्पण। यानी गोलीय दर्पण को बीचों बीच काटने पर कौगो दर्पण प्राप्त होता है? 2 कौन कौन? उत्तल और अवतल। उत्तल में है पेट निकला रहेगा और अवतल में पेट धासा रहेगा। ये बेचारा बहुत भूखा है, खाया नहीं है। तो आप लोग अब बताइएगा।
उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, ऊपर की ओर उठा हो, उत्तल कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह धासा हो, अंदर की ओर हो, उसे अवतल कहते हैं। अब बात करेंगे, अब ये बताइए कौन सी दर्पण है, तो उत्तल। ये कौन सी दर्पण है पूछ देंगे तो क्या बताइएगा, अवतल, क्योंकि अंदर की ओर है और ये बाहर की ओर है। ये बात चाहे ऐसे भी उत्तल की ओर अंदर रंगा जाता है, देखिए अंदर रंगाया है और अवतल में बाहर रंगाया, ये अंतर हो गया। उत्तल में उभरा होता है और इसमें धासा होता है, तो दूगो अंतर है, और रंगने वाला भी अंतर है दूगो। अब अगला बात करेंगे बाबू, गोलीय दर्पण से संबंधित पद। ये काफ़ी वीवीआई है, रिलेटेड टर्म बाई स्फेरिकल मिरर। ये काफ़ी वीवीआई है, याद रखिएगा। कौन कौन पद है भाई, पहला पद का नाम है ध्रुव, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पोल। दूसरा का नाम है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा का नाम है वक्रता त्रिज्या। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और चौथा है आपका मुख्य अक्ष, या इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या इसको बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको समझ सकते हैं, ये चार है, गोलीय दर्पण से संबंधित पद चार है। चारों का आप समझिए, ये जैसे मान लीजिए गोलीय दर्पण है, अब इसको कहाँ से रंग देंगे, बाहर से, तो इधर बन जाएगा का अवतल। इसको कहाँ से रंग देंगे बाबू, अंदर से रंग देंगे तो बन जाएगा का उत्तल। तो ये बात हो गई, इसको बाहर से रंग दिए और इसको अंदर से रंग दिए। अब बताइए, गोलीय दर्पण है तो इसका बीच का परिधि है, इसको हम लोग परिधि बोलते हैं जो है ना, तो परिधि के मध्य बिंदु देख लीजिए, ये है आ जाएगा, तो परिधि के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव का मतलब पी, सबका संकेत लिखेंगे। केंद्र का मतलब सी, सी लिखेंगे तो वक्रता केंद्र, आर लिखेंगे तो वक्रता त्रिज्या, और एक्स डैश लिखेंगे तो मुख्य अक्ष। सिंबल में आपको बताया जाएगा। तो बताइए ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के परिधि के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब आया वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर कहते हैं। केंद्र माने बीच में हो। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, केंद्र और पी के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता की त्रिज्या को बनेगा, दो गो बनेगा। तो केंद्र और सी और पी के बीच के दूरी को आर कहते हैं। किसके बीच के दूरी को, सी और पी के बीच का दूरी, सी और पी के बीच के दूरी को आर कहते हैं। अगला है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, वह सीधी रेखा जो पी और सी से होकर जाती है। हल्का मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो वह सीधी रेखा जो कहाँ से होकर जाती है, ये मान लीजिए एक्स हो गया, इधर का बाबू एक्स डैश हो गया मान लीजिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। वह सीधी रेखा जो किससे हो जाती है, पी और सी से होकर जाती है। ये तो आर समझाए हम, ये आर का मतलब होता है सी और पी के बीच के दूरी को हम लोग आर कहते हैं, या केंद्र या परिधि के, ये भी आर हो जाएगा, क्योंकि केंद्र और परिधि के बीच के दूरी को आर कहते हैं। तो आप सब समझ गए चारों के बारे में। फिर से आप लोग को बताते हैं, अब की पारी याद कर लीजिएगा और डरिएगा मत।
सबसे पहले ध्रुव किसे कहते हैं? पोल। तो ये परिधि है, बताइए यहाँ ध्रुव बनेगा? यहाँ पर नहीं ना बनेगा बाबू, काहे कि ये बीचों बीच नहीं है। ध्रुव का मतलब होना चाहिए बीचों बीच बिंदु होना चाहिए। तो ये परिधि के मान लीजिए मध्य बिंदु है, बीचों बीच बिंदु है, तो इसको ध्रुव कहते हैं। दूगो ध्रुव होता है, कगो ध्रुव? दूगो ध्रुव कितने होते हैं? तो दूगो ध्रुव होते हैं। जल्दी कर लीजिए, इसको हल्का और चाहोगे तो ऊपर, ऐसे तो मेरे अंदाजा नहीं, अंदाजे पे लिख रहे, आप बढ़िया से बनाओ। तो ध्रुव किसे कहते हैं? परिधि के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या सी और पी के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सी और पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। और मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? वह सीधी रेखा जो पी और सी से होकर जाती है, तो इस रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। इसको कौन सी अक्ष कहते हैं? मुख्य अक्ष। एक्स, इधर लिख लेंगे एक्स डैश, ये हो गया एक्स एक्स डैश। तो आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा इसको, और इसके बाद अगले क्लास में हम मिलेंगे तो सारी बातें आपको पूरा फिर से डिटेल से इसको समझाएंगे। और एक एक करके आपके चल रहा है क्लास, अधिक से अधिक इस पूरे क्लास को यूट्यूब पर भी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को बताइए, एप्लीकेशन को अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, डाउनलोड कराइए, एक दूसरे को जोड़िए, ताकि आप एक टीचर के लिए बस इतना ही कर सकते हैं तो बहुत आप कर दिए। और ये आशीर्वाद आपको जीवन में बहुत मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको आशीर्वाद कोई टीचर दिए तभी, नहीं, उस टीचर के आदर्श और उनके मनोकामना को अगर आप अंदरे अंदर समझ कर रहे हैं तो आप उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और ये भगवान से बढ़कर नहीं है, समझिए कि आप एक अच्छे काम कर रहे हैं, एक भगवान की आप मान लीजिए, हम अपने को नहीं कर रहे, शिक्षक एक भगवान का ही मान लीजिए कि यहाँ रूप होते होंगे। तो आप समझ लीजिए आपको जो शिक्षा दे रहे हैं वो ज़रूर आपका एक मार्गदर्शक होंगे। तो इनकी जो भी इच्छाएं हैं, अगर आप बिना कहे पूरा कर देते तो आपकी इच्छाएं जीवन में ज़रूर पूरा होगा। बहुत धन्यवाद।